हजार से लाख, लाख से करोड़, एक छोटा सा कॉर्पस कब बहुत बड़ा बन जाता है, हम यह सोच भी नहीं सकते। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मल्टी बैगर स्टॉक को हम फाइंड करते हैं स्टॉक मार्केट के दुनिया में। बहुत ही सिंपल सा चीज़ होगा, 6 पॉइंट आपको बताएंगे एंड उसको अगर आप देख लेते हैं तो आराम से मल्टी बैगर स्टॉक के पहचान को स्टार्टिंग में कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं शेयर बाजार की चौपाल अरविंद सर के साथ। व्हाट इज मल्टी बैगर? मल्टी बैगर का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टॉक को हम बहुत ही सस्ते दामों पे खरीदते हैं एंड कुछ सालों के बाद वही स्टॉक एक बहुत बड़े बरगद की पेड़ की तरह बड़ा हो जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा टाइटन का, राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत ही कम पैसे में उसको खरीदा और आज के डेट में उसकी वैल्यू क्या है। तो इस मल्टी बैगर स्टॉक को फाइंड करने के टोटल 6 चेकलिस्ट आपको आज के सेशन में बताएंगे। बहुत ही छोटा सेशन होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको मालूम होना चाहिए या आपको ध्यान रखना चाहिए किसी भी मल्टी बैगर स्टॉक को फाइंड करने के लिए, उसका जो मार्केट कैप है वो 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। 2 करोड़ 4 करोड़ वाली कंपनी नहीं चलेगी, या बहुत ही ज़्यादा 2 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ वाली कंपनी भी नहीं चलेगी। जैसे कैप का मतलब होता है शेयर का प्राइस एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर। जैसे अगर इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे मान लीजिए, हम केवल एग्जाम्पल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस के स्टॉक में क्या है कि लेट मान लीजिए कि इनका टोटल जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो 10 लाख ट्रेड हो रहा है और इसकी वैल्यूएशन मान लीजिए कि 2000 है। मार्केट की जो शेयर प्राइस हो 2000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मार्केट कैप है वो कितना हो जाएगा, यानी करीब 20 लाख करोड़। एग्जाम्पल हमने लिया। तो कहने का मतलब ये होता है कि जितना शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है और जो कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है उसको मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपका मार्केट कैप निकल जाएगा। अगर इसका प्राइस कम हो गया तो मार्केट कैप डाउन हो जाएगा, प्राइस बढ़ गया तो मार्केट कैप बढ़ जाएगा, है ना। इसीलिए मार्केट कैप कभी किसी स्टॉक का हर 3 महीने 6 महीने में चेक होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी का घटा होता है। तो मार्केट कैप किसी भी स्टॉक का 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। पहला पॉइंट आपको चेक करना है। मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि टोटल 3 तरह के स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अमूमन जो 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप। 1 से 100 के बीच में जो कंपनी होती है, टॉप कंपनी होती है, वो सभी लार्ज कैप में होती हैं। टीसीएस है, रिलायंस है, आईटीसी है, ईटीसी। मिड कैप का मतलब होता है जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में हो, तो उसको हम बोलेंगे मिड कैप। और जिसका 500 करोड़ से नीचे है उसको हम बोलेंगे स्मॉल कैप। मल्टी बैगर स्टॉक नॉर्मली वो कंपनी बनती है जिसमें ग्रोथ की पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो अगर हमने स्मॉल कैप कंपनी को फाइंड कर लिया तो आप आराम से, अगर तो सब कुछ आपने सही चेक किया है तो आराम से वो स्टॉक धीरे धीरे, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, है ना, पैसेंस आपके पास होना चाहिए, तो वो स्टॉक एक दिन मल्टी बैगर बन सकता है, बशर्ते आपने सही स्टॉक का चुनाव किया है। तो बेसिकली ये मार्केट कैप का फार्मूला है। प्रमोटर होल्डिंग 60% से ऊपर होनी चाहिए और वो इंक्रीजिंग होनी चाहिए। यानी देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी स्टॉक में, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती है, उसमें 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो प्रमोटर होता है जो कंपनी का मालिक होता है, एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, डीआईआई जिसको बोलते हैं, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जिसको एफआईआई बोलते हैं, और एक पब्लिक होती है जैसे हम लोग जो शेयर को खरीदते बेचते हैं। तो नॉर्मली अगर आप मल्टी बैगर स्टॉक का चुनाव कर रहे हैं तो उसका जो है सो 60% से ऊपर उसकी होल्डिंग रहनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक लिमिटेड मात्रा में ही उसका शेयर गिरवी होना चाहिए, ज़्यादा शेयर गिरवी नहीं होना चाहिए। गिरवी रखना कोई बहुत
क्योंकि हो सकता है कंपनी को पैसे की ज़रूरत हो कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, तो अपने शेयर को उसने गिरवी रखा है। तो अगर मान लीजिए कि होल्डिंग बढ़ रही है, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है और गिरवी हो रहा है स्टॉक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मान लें कि होल्डिंग घट रही है, प्रमोटर की होल्डिंग घटे 60 से 59 हो गया, 58 हो गया और गिरवी बढ़ता जा रहा है, लेंडिंग के पास उसका शेयर ज़्यादा हो रहा है, बैंक के पास या कहीं भी, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो फिलहाल ये ध्यान रखना है कि प्रमोटर की होल्डिंग 60% होना चाहिए और वो बढ़ता होना चाहिए या स्थिर होना चाहिए। ये हमारा दूसरा चेक पॉइंट है। DII होल्डिंग 5% होना चाहिए। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि टोटल यहाँ पे जो है सो 4 तरह के लोग हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। एक तो प्रमोटर्स है, मार्केट में जो शेयर के खरीद बिक्री करते हैं, एक तो प्रमोटर्स हैं, दूसरा DII है, तीसरा FII है, चौथा अदर्स है, जो भी मैंने आपको बताया। तो नॉर्मली हमने यहाँ बताया कि यहाँ पे जो है चाहिए 60% से ऊपर होना चाहिए। DII की होल्डिंग 8% से ऊपर। DII कौन होते हैं? नॉर्मली DII होते हैं जो म्यूचुअल फंड को चलाते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लोगों से पैसा इकट्ठा करके और वो एक ही बार शेयर को खरीदते हैं, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ ऐसे शेयर को खरीदते हैं। उसको बोलते हैं जो इंडियंस होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड वाले होते हैं या बहुत ही कॉर्पोरेट बड़ा घराना हो सकता है, या आप भी बन सकते हैं DII। अगर आपके पास लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया आपके पास पड़ा हुआ है तो आप भी बन सकते हैं। तो नॉर्मली जो DII है, अगर इसकी होल्डिंग 5% से ऊपर है तो हमारा तीसरा क्राइटेरिया मीट होता है कि हम उस पार्टिकुलर स्टॉक को मल्टी बैगर स्टॉक बनने की श्रेणी में रख सकते हैं। चौथा जो चेकलिस्ट होगा वो होगा डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट का मतलब उधार और इक्विटी का मतलब वैल्यूएशन, यानी उस कंपनी के ऊपर उधार कितना है और वैल्यूएशन कितना है, उसका हम रेशियो निकालेंगे। सिंपल भाषा में आपको हम समझाते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, यहाँ पर ले लेते हैं रिलायंस का, और एक कंपनी है किंगफिशर का, राइट। अब रिलायंस का अभी हमने बताया कि जो वैल्यूएशन है वो टोटल मान लीजिए कि 20 लाख करोड़ का इसका वैल्यूएशन है। एंड इसके ऊपर जो टोटल उधार है, जो कर्जा लिया हुआ है, वो मान लेते हैं कि 4 लाख करोड़ का इसने कर्जा लिया हुआ है। तो 4 लाख को हम 20 लाख से डिवाइड कर देंगे तो कितना बनेगा? मोटा मोटी इसको करेंगे तो 0.20 हो जाएगा। 0.20 का मतलब कि ये 2% से बहुत ही कम है ना, यानी जितना इसकी वैल्यूएशन है उसके जो बनिस्पत जो कर्जा है वो 0.2% है, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसी तरह से अगर हम किंगफिशर की बात करें, मान लीजिए कि किंगफिशर का टोटल जो टर्नओवर है वो टोटल टर्नओवर मान लीजिए कि 10,000 करोड़ है। एंड इसने जो मार्केट से जो लिया हुआ है, जो कर्जा लिया हुआ है, तो टोटल मान लीजिए लिया हुआ है 8,000 करोड़ इसने कर्जा मार्केट से लिया हुआ है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मोटा मोटी ये करीब हमारा 8% के आसपास बन जाएगा, सॉरी 80% के आसपास बन जाएगा। तो यानी इसका मतलब कि इसका जो डी है वो 80% है, इसका डी 0.20% है। इसका मतलब कि यहाँ पर चूंकि कर्जा ज़्यादा है लेकिन वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, यहाँ पर कर्जा कम है लेकिन वैल्यूएशन भी कम है। इस कंडीशन में हम जब रेशियो निकालेंगे टोटल डेट को टोटल इक्विटी से डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो अगर 2% से कम हुआ तो हमारा मल्टी बैगर बनने के दिशा में हमारा एक प्रयास सफल होगा कि वो स्टॉक को हम कंसीडर कर सकते हैं अपने चेक लिस्ट में, मल्टी बैगर बनाने के वाले चेक लिस्ट में। ये हमारा चौथा चेक लिस्ट पॉइंट है। इसके बाद जो अगला चेक लिस्ट पॉइंट है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको बराबर ध्यान देना है। इसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। एक जो हो रही है वो हो रही है, अगर इसको आप यहाँ देखेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल, नाम से ही जैसे इसमें लग रहा है कि जो भी हमने कैपिटल लगाया, कैपिटल क्या हो सकता है? हमारा ओन कैपिटल हो सकता है, यानी प्रमोटर का फंड हो सकता है, प्लस आपने मान लीजिए डेट लिया, उधार भी लिया हुआ है, तो दोनों को मिला देंगे तो हमारा टोटल कैपिटल हो जाएगा जो हमने एम्प्लॉयड किया है, उस बिजनेस में हमने लगाया है। इसके बाद ईबिट का मतलब होता है कि जो भी हमारी अर्निंग हुई है, जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन में हमने प्रोडक्शन करने के बाद
उसमें से माइनस कर देंगे, कैपिटल गुड्स हमने माइनस कर दिया, इसी तरह से जो भी हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट है हमने माइनस कर दिया, यानी जो भी हमारी अर्निंग है टैक्स देने से पहले या इंटरेस्ट देने से पहले, उसको बोलते हैं ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो जो भी हमारी अर्निंग है सब कुछ काटने के बाद, सैलरी दे दिया, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया, जो भी हमने रॉ मटेरियल लिया था वो दे दिया, सब कुछ दे दिया, देने के बाद जो हमारा ईबिट बनता है, ईबिट को डिवाइड कर देंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से और 100 से गुना कर देंगे तो हमारा आरओसी निकल जाएगा। अगर किसी कंपनी का आरओसी 20% से ऊपर है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 20% हुआ, 20.1 हुआ, 20.2 हुआ, है ना, लेकिन वो कभी 20 हुआ, कभी 18 हो गया, कि 15 हो गया, तो कंपनी बेकार हो गई। देखिए अगर 20 हुआ, 20 से ऊपर बढ़ता जा रहा है या 20 के आसपास ही स्थिर है, वो हमारा मल्टी बैगर स्टॉक के श्रेणी में आता है। वैसे ये सब कैलकुलेशन केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड आता है। जैसे आप किसी भी कंपनी का अगले सेशन में मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग देखते हैं, तो जैसे ही उसका आप शेयर होल्डर पैटर्न ढूंढेंगे तो वहीं पे बैलेंस शीट आ जाती है। बैलेंस शीट में लिखा होता है कि उसका जो आरओसी क्या था, लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर में क्या है, लास्ट क्वार्टर में क्या था, इस क्वार्टर में क्या है, तो आरओसी लिखा होता है। इसी तरह से वहाँ पे डी यानी डेट टू इक्विटी रेशियो लिखा होता है। तो ये सब हम वहाँ पर एक बार आपको अगले सेशन में चेक करके बताएंगे कि कैसे हम लोग चेक करते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम समझ रहे हैं कि जो हमारा चेक लिस्ट है उसमें जो 5वां पॉइंट है कि अगर किसी कंपनी का आरओसी 20% से ऊपर है तो मल्टी बैगर के दिशा में आपके प्रयास में ये स्टॉक शामिल हो सकता है। एंड जो छठा एंड लास्ट जो होगा वो होगा रिजर्व शुड बी इंक्रीजिंग। अबे रिजर्व क्या बला है? तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे। फिलहाल के लिए मैं को समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उस कंपनी का मान लीजिए कि वैल्यूएशन जो है 100 रुपया वैल्यूएशन था और इस साल में कंपनी ने 20 रुपया का प्रॉफिट किया। अब जो 20 रुपया का प्रॉफिट है इसको कंपनी क्या कर सकती है, डिफरेंट वे में खर्च कर सकती है। जैसे एक तो खर्च कर सकती है कि वो डिविडेंड दे दे, जो शेयर होल्डर्स हमको डिविडेंड दे दे। एक खर्च कर सकती है कि कंपनी को एक्सपेंड कर दे, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर दें। एक कर सकते हैं कि उसको हम रिजर्व रख दें, यानी पैसे को हम बैंक में रख दें, वहाँ से हमें एफडी मिलता रहे, एफडी का ब्याज मिलता है, कहीं हमने इसको कर लिया। यानी कुल मिला के अगर हम इस 20 में से 10 मान लिया हमने खर्च कर दिया डिविडेंड वगैरह में और 10 हमारा बचा रह गया, तो अगले साल जो इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी वो हो जाएगी 100 प्लस 10, क्योंकि 10 रुपये हमारा क्या हुआ, रिजर्व हो गया। 10 रुपये हमें सब कुछ प्रॉफिट में से सब कुछ काटने के बाद जो पैसा बचा वो हमारा रिजर्व में चला गया। या तो उसको हम कंपनी के आगे एक्सपेंशन में यूज करेंगे या फिर रखे रहेंगे। तो अगर किसी कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, उस कंडीशन में वो भी स्टॉक आपके मल्टी बैगर स्टॉक के फाइंड करने की दिशा के प्रयास में एक कैंडिडेट हो सकता है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो रिजर्व शुड बी इंक्रीजिंग। तो टोटल आपको हमने 6 चीजें बताई, उसको मैं एक बार रिकैप कर दूं। सबसे पहला हमने बताया कि उस पार्टिकुलर स्टॉक का मार्केट कैप 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। दूसरा हमने बताया प्रमोटर की होल्डिंग 60% से ऊपर होनी चाहिए और वो बढ़ रही होनी चाहिए। तीसरा हमने बताया कि जो डीआईआई की होल्डिंग है, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है, वो 5% से ऊपर होनी चाहिए। चौथा हमने बताया कि डेट टू इक्विटी रेशियो यानी डी जो होना चाहिए वो 2% से कम होना चाहिए। पांचवा हमने बताया कि आरओसीई यानी रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है सो हमारा 20% से ऊपर होना चाहिए या इंक्रीजिंग होना चाहिए। यानी जो छठा बताया कि रिजर्व जो है हमारा वो बढ़ रहा होना चाहिए। तो अगर ये टोटल 6 चीजें किसी भी स्टॉक में आपको नजर आती हैं तो वो एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने की दिशा में आपका एक प्रयास होगा। उसको आप अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, फिर उसको वॉच कीजिए। अब हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट को यूज करेंगे कि वहाँ पे 200 DMA जो है या 150 DMA जो हमने बताया पहले आपको, जो हमारा MACD है वो कहाँ है ना, RSI कहाँ है, तो वो हम फिर टेक्निकल तब देखेंगे। सबसे पहले तो हमने कैंडिडेट को चयन कर लिया यहाँ से कि भैया ये हमारा एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है।
तो ये बहुत ही क्लियर है, ज़्यादा हमें फंडामेंटल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर 6 चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप एक अच्छे स्टॉक का चयन कर सकते हैं। तो आशा आपको पूरा क्लैरिटी आई होगी। एक हमारा एडवांस कोर्स है, जो हमारा कोर्स है बहुत ही एडवांस कोर्स है, एंड ये न्यू दिल्ली में इसका ऑफलाइन सेंटर है। पीजी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है, बहुत ही कम फीस में है। इसमें हम करते क्या, इस कोर्स का जो नाम है, उस कोर्स का नाम है एफडी शॉप। एफडी शॉप में हम इसमें करते क्या हैं कि इस कोर्स के अंदर कम पैसे से एफडी का यूज करते हैं, बैंक एफडी का यूज करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन का यूज करते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का यूज करते हैं। इसी तरह से साथ में जो डिलीवरी है, स्टॉक डिलीवरी है, डिलीवरी मार्जिन का यूज करते हैं। तो इन सभी को यूज करके छोटे से पैसे से हम धीरे धीरे एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाने की दिशा में प्लान करते हैं। तो इसमें आपको सब सीखना पड़ेगा, फ्यूचर ऑप्शन सीखना पड़ेगा, एमटीएफ सीखना पड़ेगा, डिलीवरी मार्जिन सीखना पड़ेगा, है ना, वॉल्यूम सीखना, बहुत चीज़ें सीखनी पड़ेंगी इसके अंदर। तो ये पूरा कोर्स है, 100 डेज का कोर्स है, यानी करीब 3 महीने का कोर्स है। आप दिल्ली में आके रह सकते हैं। अगर आपके पास रहने की व्यवस्था है तो आप ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो हम पीजी अवेलेबल करवा देंगे। और कोर्स बहुत ही कम पैसे में है। इस कोर्स को करके आप स्टॉक मार्केट में एडवांस सीख सकते हैं। देखो, यूट्यूब से सीखना या लोकल मार्केट में सीखना ये नॉर्मल सीख होती है, लेकिन अगर आपको वास्तव में स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं, जो कि पैसों का समुंदर है, तो आपको एडवांस चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो अगर आप इस एफडी शॉप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे 9212533781 पे व्हाट्सअप कर दीजिए एफडी शॉप कोर्स, या नहीं तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आप लिख दीजिए कि सर आई एम इंटरेस्टेड। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए। और आपको अगर लगता है कि हम एक स्क्रीनर के बारे में बात करें, कि आपको स्क्रीनर बता दें कि आप एक बटन दबाएं और फटाफट ये सारे स्टॉक आ जाएं, तो नीचे में लिखें स्क्रीनर एक कमेंट पे। अगर आप स्क्रीनर लिखते हैं, अगर हमें 50 से 100 कमेंट मिल जाते हैं तो अगले सेशन में आपको हम एक स्क्रीनर बताएंगे, जो कि आपने एक बार अपने कंप्यूटर में सेट कर दिया और फिर बटन दबाया तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन से स्टॉक इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो आप जरूर लिखिए, ये हमारे इन्वेस्टिंग का रूल है, इसको एक बार पढ़ लीजिए जब भी इन्वेस्टमेंट करें, है ना। ये स्टॉक मार्केट का एक हमारा जो प्रयास है, एक नया प्रयास है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें ताकि ये ज़्यादा इंक्रीज हो, है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।